नमस्कार दोस्तों, मैं आर के सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आपके चैनल सेज फाइनेंशियल एकेडमी पे। आज हम लोग एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग के आगे के चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। पीछे के चैप्टर में जो हमने डिस्कस किया, क्योंकि चैप्टर काफी लंबा हो रहा था तो हमने उस चैप्टर को वहीं पे एंड किया। आगे के पार्ट को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक करते रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आगे का टॉपिक। आरबीआई ने ईसीबी के लिए बहुत सारे गाइडलाइन बनाए हैं। उसी के अकॉर्डिंगली आरबीआई ने बोला है कि जब भी आप ईसीबी रेज करते हो तो उसका एंड यूज जो होता है वो फिक्स होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए। ये नहीं कि आप एंड यूज चूज कर सकते हो, बदल सकते हो अपने अकॉर्डिंगली। तो जो भी आपका एंड यूज हो पहले से डिसाइडेड हो वो, ताकि जिस पर्पज से आपने रेज किया उसी पर्पज में आप उसका एंड यूज भी करो ईसीबी का। तो ये बहुत ही क्रिटिकल चीजें हैं, आपको समझनी पड़ेंगी। तो अगर हम एंड यूज की बात करें ईसीबी के एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग की, तो क्या हो सकता है? द फंड्स बोरोड थ्रू एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग कैन बी यूज्ड फॉर द एक्सपेंशन ऑफ कंपनी, ठीक है, बट बोरोवर कैन नॉट यूज द फंड्स फॉर ऑनवर्ड लेंडिंग, रीपेइंग एग्जिस्टिंग लोन और इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट। मतलब जो एंड यूज का जो पर्पस है वो कहीं ना कहीं एक्सपेंशन, बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए, बिजनेस की ग्रोथ में यूज होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो जो पैसा लिया आपने बिजनेस में नहीं लगाया, वो किसी और को लेंड कर रहे हो। क्यों ऐसा क्यों लिखा गया है? क्योंकि जो एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग होती है उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो काफी कम होता है। मान लीजिए आपने एक कैश रिच कंपनी हो, ठीक है, आपके पास बहुत सारा पैसा है, आपके एक्सपेंशन के लिए पैसे की जरूरत नहीं है, बट आपने सोचा कि क्यों ना मैं एक ऐसे इंस्टीट्यूशन खोलूं जो लोगों को लेंड करे। आपका बिजनेस नहीं है लेंडिंग, बट आपने खोला और आपने क्या दिखाया वहां पे कि मैं अपने बिजनेस एक्सपेंशन के लिए ईसीबी रेज कर रहा हूं। बट आपने क्या किया, आप उस पैसे को लैंड कर रहे हो और उस लैंड को दिखा रहे हो कि मैं अपना पॉकेट से लैंड कर रहा हूं, और रेट ऑफ इंटरेस्ट लोगों को 10, 11, 12% ले रहे हो। जबकि वो जो एक्विजिशन है, जो ईसीबी का एक्विजिशन है, जो ईसीबी मंगाने का, जो बोरो करने की कॉस्टिंग पड़ रही है आपको 5-6% पड़ रही है, और आप उसको 12% पे लैंड कर रहे हो, तो वो अलाउड नहीं है। मतलब आपका जो स्पेसिफिक पर्पज है उसी पर्पज में ही यूज होना चाहिए। अगर आप कोई माइक्रो फाइनेंस कंपनी है जिसका पर्पज ये है लैंड करना, तो वो ईसीबी उस पर्पज के लिए रेज कर सकता है। तो माइक्रो फाइनेंस कंपनी का क्या है? पर्पज ही है लैंड करना, उसका एंड यूज ही है लैंड करना। क्योंकि छोटे छोटे शॉपकीपर्स या बिजनेस एक्टिविटीज के लिए वो लोन देते हैं, माइक्रो फाइनेंस करते हैं, तो उनका पर्पज है, उनका एंड यूज है। बट नॉर्मल कंपनी, क्योंकि उनका अगर आप देखोगे तो वो भी जो रेज कर रहे हैं उनका अपना बिजनेस एक्सपेंशन है, बिजनेस एक्सपेंशन के लिए रेज कर रहे हैं। तो यहाँ पे बात ध्यान देने की बात यह है कि जब भी आप ईसीबी रेज करते हो उसका मेन जो एंड यूज है वो आपके बिजनेस एक्टिविटी में ही होना चाहिए, बिजनेस एक्सपेंशन में होना चाहिए, ना कि आप उसको फिर से लैंड कर रहे हो या रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर रहे हो। ये सारी चीजें एंड यूज नहीं होना चाहिए। क्लियर कट आपको समझ में आना चाहिए कि क्या है ईसीबी का एंड यूज एंड पर्पस। होप आपको इस एग्जांपल से क्लियर हो गया, ठीक है। तो अब हम लोग ईसीबी में बहुत सारी चीजें सीख गए। ईसीबी होता क्या है, कैसे ईसीबी मंगा सकते हैं, उसके कौन कौन से रूट होते हैं, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो सकता है, उसका बेंचमार्क कैसे डिसाइड होता है, उसका पीरियड क्या हो सकता है। ये सारी चीजें हम लोग धीरे धीरे सीखें। अभी जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर आप ईसीबी रेज करते हो, ईसीबी मंगाते हो, तो उसकी प्रॉपर रिपोर्टिंग होती है आरबीआई को। आरबीआई को हर एक चीज, जैसे आप ईसीबी रेज करने वाले हो उसके पहले आपको लोन रजिस्ट्रेशन नंबर जो होता है वो आपको लेना पड़ेगा आरबीआई से। मतलब एलआरएन नंबर अगर आपके पास नहीं होगा स्पेसिफिक ईसीबी का, तब तक आप ईसीबी रेज नहीं कर सकते। तो ये जानना जरूरी है कि रिपोर्टिंग कैसी होती है आरबीआई की। अगर रिपोर्टिंग नहीं होगी तो आप डिफॉल्ट हो जाओगे, आपको पीनलाइज किया जाएगा, आपको बाहर भी कर दिया जा सकता है ईसीबी रेज करने के लिए। तो ये सारी चीजें आपको समझना जरूरी है। अच्छा, ईसीबी जब रेज किया जाता है वो आपके एडी बैंक, जो ऑथराइज डीलर बैंक हो, कैटेगरी 1 का जो बैंक होता है वो सारे माने जाते हैं। कैटेगरी 1 में कौन से बैंक आएंगे अगर आपको नहीं पता, तो वो सारे बैंक जिनको फॉरेन एक्सचेंज में डील करने की परमिशन है वो सारे ऑथराइज डीलर कैटेगरी 1 के बैंक कहे जाते हैं। सारे बैंक, ऑलमोस्ट जितने भी बड़े बैंक हैं वो सारे एडी कैटेगरी 1 के बैंक माने जाते हैं। तो आप उनके थ्रू आरबीआई में रिपोर्टिंग कर सकते हो। तो रिपोर्टिंग के लिए जो मेन जो है पर्पस, वो कैसे प्रोसेस होता है उसको हम लोग समझते हैं। तो ईसीबी जो एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग है उसमें 2 फॉर्म होते हैं। फॉर्म 83 में 2 होते हैं। पहला बोलते हैं एनेक्स्चर 1 और दूसरा होता है एनेक्स्चर 2। एनेक्स्चर 1 जो होता है वो फाइलिंग होती है जब भी आपको ईसीबी मंगानी होती है, एलआरएन नंबर रेज करना होता है, उसके लिए आपको एनेक्स्चर 1 रेज करना होगा। उसमें सारी डिटेल्स होंगी, आपकी पार्टी की डिटेल्स होगी, आपकी डिटेल होगी,
आपके बिजनेस एक्टिविटी के बारे में पता होगा, आपको एंड यूज के बारे में पता होगा, आप कौन से बेंचमार्क यूज करोगे, कितने पीरियड के लिए लोगे, इवन आपके बोरोवर से और आपके एग्रीमेंट के बारे में भी सारी चीजें डिसाइड करना होगा, आपको बताना होगा आरबीआई को। उसके अकॉर्डिंगली आरबीआई स्क्रूटनी करने के बाद जब आपको एलआरएन नंबर देगा, इशू करेगा, उसके बाद जाके आप ईसीबी मंगा सकते हो। जब ईसीबी मंगाओगे फिर उसके बाद हर महीने आपकी रिपोर्टिंग होती है। जो रिपोर्टिंग होती है वो हर महीने वो एनेक्चर 2 के अकॉर्डिंगली होती है। जो भी उसमें चेंजेस होते हैं, अगर चेंजेस नहीं भी होते हैं तो आपको नील रिपोर्टिंग करनी होती है, एवरी मंथ आपको रिपोर्टिंग करनी होती है। तो ये सब ध्यान देना जरूरी है कि ईसीबी की रिपोर्टिंग कैसे होती है। तो हम लोग यहाँ पे समझते हैं कि कैसे होता है फॉर्म ईसीबी के लिए क्या रिपोर्टिंग। द बोरोवर इज रिक्वायर्ड टू सबमिट फॉर्म ईसीबी इन डुप्लीकेट विद एडी बैंक। ठीक है, एडी बैंक को आप जो फॉर्म होगा ईसीबी का आप डाउनलोड करोगे, फिल करोगे और उसका डुप्लीकेट कॉपी सबमिट करोगे एडी बैंक विल फॉरवर्ड 1 कॉपी to the director, balance of payment, statistics division, department of statistics, information management, RBI। तो इसको जो बोलते हैं DSIM, डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिक्स एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, आरबीआई के डिपार्टमेंट को वो सबमिट करेगा आपके बिहाफ पे। तो ये हो गया आपको ईसीबी की कैसे रिपोर्टिंग होती है, कैसे भेजेगा। अब इसमें ईसीबी की किस किस सिचुएशन में आपको रिपोर्ट करना होगा। तो अगर ईसीबी आपको जो फाइल करना होगा वो 3 बार फाइल किया जा सकता है। एक, जब आप एलआरएन नंबर के लिए अप्लाई करते हो, जब भी आप एलआरएन नंबर के लिए अप्लाई करना होगा तो आपको ईसीबी का फॉर्म सबमिट करना होगा किसको, अपने ऑथराइज्ड डीलर बैंक को। वो क्या करेगा, वो डीएसआईएम डिपार्टमेंट, आरबीआई के डीएसआईएम डिपार्टमेंट को सबमिट करेगा और वहां वो डिपार्टमेंट जो होगा वो स्क्रूटनी करेगा और तब जाके वो अप्रूवल देगा। जैसे ही अप्रूवल मतलब एलआरएन नंबर आपका इशू होगा तब जाके आप ईसीबी रेज कर सकते हो। दूसरा क्या सिचुएशन हो सकता है, अगर उसमें कोई चेंज हो, टर्म्स एंड कंडीशन, ईसीबी के कोई टर्म्स एंड कंडीशन कोई चेंज होता है, मान लीजिए आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज कर रहे हो या पर्पस चेंज कर रहे हो या आपने ईसीबी रेज किया अगर उसको इक्विटी में कन्वर्ट कर रहे हो, तो जो भी सिचुएशन हो उसके लिए आपको ये ईसीबी फाइल करनी होगी। क्लियर हो गया, एक एलआरएन नंबर लेने के लिए फाइल करना होगा, दूसरा ईसीबी के लिए कोई टर्म्स एंड कंडीशन में चेंज होगा तब फाइल करना होगा। अब यहाँ पे एक सिचुएशन आता है कि चेंज होगा तो क्या होता है। अब जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, अगर आपने ईसीबी एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग ली हुई है, ठीक है, तो आपको एवरी मंथ जो होता है वो एनेक्चर 2 फाइल करना होगा। ये होता है आपका, ये बताता है आपका स्टेटस कि आपके जो ईसीबी है उसका क्या स्टेटस है, वो सारी चीजें आप बताओगे। उसमें टर्म्स कंडीशन में कोई चेंज हो रहा है कि नहीं। अगर मान लीजिए आपने ईसीबी को चेंज कर दिया इक्विटी में और आपने बोल दिया कि आज से 50% जो भी आपका ईसीबी था वो इक्विटी में आ गया, तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपने 50% जो होगी उसकी एफडीआई में ले लिया और 50% उसका अभी ईसीबी चल रहा है। तो आपको अब एफडीआई के भी रूल्स फॉलो करने होंगे, ईसीबी के भी रूल्स फॉलो करने होंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, एफडीआई मतलब इक्विटी में जो होगा वो एफसीजीपीआर फाइल करना होगा 50% के लिए और 50% के लिए आपको एनेक्चर 2 फाइल करना होगा। सिमिलरली अगर आपने इसको 50% से 100% कन्वर्ट कर दिया, आपका ईसीबी को एफडीआई में इक्विटी में कन्वर्ट कर दिया, तो आपको पूरे के लिए आप गोइंग फॉरवर्ड एफसीजीपीआर फाइल करना होगा और ये जाके एनेक्चर 2 आपका फिनिश हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा जैसे ही आपका ये कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंगली चेंज होता रहेगा। तो जो भी चाहे एफसीजीपीआर हो चाहे ईसीबी, हम लोग ईसीबी की बात कर रहे हैं, तो ईसीबी के लिए हर महीने आपको एनेक्चर 2 फाइल करना होगा। ठीक है, यहाँ पे जैसे हम लोग बात करें मंथली रिपोर्टिंग के लिए, तो मंथली रिपोर्टिंग के लिए मतलब 3 सिचुएशन होगा। जब आप एलआरएन रेज करोगे उसमें कोई चेंजेस हो सकते हैं टर्म्स एंड कंडीशन में, और उसकी मंथली रिपोर्टिंग, ये तीनों कंडीशन में आपको ईसीबी की रिपोर्टिंग आरबीआई को करना मैंडेटरी। अगर आप नहीं करोगे तो पिनलाइज किया जाएगा आरबीआई के अकॉर्डिंगली, क्योंकि आरबीआई ईसीबी की जो रिपोर्टिंग होती है उनको बहुत ही माइन्यूटली ऑब्जर्व करता है, उसको इवेल्युएट करता है कि कौन सी ईसीबी किस पर्पज के लिए रेज हो रही है और कितना इस सेक्टर में ईसीबी आ रहा है, उसका कैसे रीपेमेंट हो रहा है, उसका क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो इन सारी चीजों पे आरबीआई बहुत ही डीपली ऑब्जर्व करता है। तो ये क्लियर हो गया कि कैसे ईसीबी की रिपोर्टिंग होती है, जो बहुत ही क्रिटिकल पार्ट है ईसीबी के लिए। तो अभी हम लोगों ने ईसीबी की रिपोर्टिंग के बारे में बात करें, कई सारी रिपोर्टिंग आपको मैंने बताई, जैसे आप एलआरएन नंबर लेने के लिए, ठीक है, कोई टर्म्स एंड कंडीशन चेंज होता है उसके लिए, या एवरी मंथ रिपोर्टिंग के लिए। तो ऐसा कोई सिचुएशन आया जिसमें किसी कंपनी को नहीं पता हो कि एवरी मंथ रिपोर्टिंग करनी है, या टर्म्स एंड कंडीशन चेंज हुआ और उसमें वो कहीं ना कहीं डिले कर गया रिपोर्टिंग, क्योंकि एवरी मंथ रिपोर्ट करना है। जैसे ही जिस मंथ में हुआ उसके नेक्स्ट मंथ में आपको रिपोर्ट करना होगा, वो भी विद इन 1 वीक।
फर्स्ट वीक ऑफ द नेक्स्ट मंथ आपको रिपोर्ट करना होता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल होता है। अगर आप डिले कर गए, अगर आप नहीं कर पाए रिपोर्ट, तो क्या सिचुएशन होगा। तो वो आरबीआई ये बोलता है कि अगर आपने डिले कर दिया, अगर रिपोर्टिंग में मिस आउट कर गए, अगर टाइम लैप्स हो गया, तो भी आप रिपोर्ट कर सकते हो। बट सिंस आरबीआई इसके लिए बाउंड है कि आपको रिपोर्ट करना ही करना है, बट उसको आप लेट फी पे करके आप उसको कंप्लीट कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं लेट सबमिशन फी, जिसको एलएसएफ बोलते हैं, अगर आप में से जो लोग इसी भी फॉरेन एक्सचेंज में लर्निंग ले रहे हो, जो सीख रहे हैं, उनके लिए ये भी जानना जरूरी कि एलएसएफ क्या होता है। लेट सबमिशन फी होता है जो भी आपके लैप्सेस रहे हैं, जो भी आपकी ओवरड्यू रिपोर्टिंग रही है, जो ओवरड्यू नहीं कर पाए हो, उन सारी रिपोर्टिंग्स को आप लेट सबमिशन फी के द्वारा कंप्लीट कर सकते हो। मतलब आप रिपोर्टिंग करोगे, वो पिनलाइज जो भी आपके चार्जेस होंगे उसको पे करके। तो चार्जेस भी आरबीआई ने बहुत ही क्लियर कट बताया हुआ कि क्या चार्जेस होंगे और कैसे आप पे कर सकते हो। तो अगर हम बात करें तो चार्जेस क्या होगा कि फॉर्म ऑफ ईसीबी, फॉर्म ऑफ ईसीबी 2 और कोई रिवाइज फॉर्म, इन 3 तरह के फॉर्म होंगे ईसीबी अप्लाई करने के लिए, ईसीबी रिपोर्टिंग के लिए, या रिवाइज फॉर्म अगर कोई टर्म्स एंड कंडीशन चेंज होता है, कोई भी जो अगर आपका ये सिचुएशन है और आपको रिपोर्ट करना है तो वो आप रिपोर्ट कर सकते हो। पर ट्रांजेक्शन जो होगा 7,500 प्लस 0.25% ऑफ द ट्रांजेक्शंस अलॉन्ग विद इनटू ए एंड एन। अब बात करोगे ए एंड एन क्या होता है, तो मान लो अगर 7,500 आपका ये हो गया ट्रांजेक्शन फी, प्लस आपका ये मल्टीप्लाई होगा 0.025% और इनटू इसमें आएगा, अगर मान लीजिए ये बात करें ए और एन की बात करें, तो ए होता है नंबर ऑफ ईसीबी रिपोर्टिंग, कौन कौन सी ईसीबी पेंडिंग है। अगर मान लीजिए कोई 2 रिपोर्टिंग पेंडिंग है तो यहाँ पे 2 आ गया, और प्लस नंबर ऑफ ईयर्स पेंडिंग, कितने साल के लिए ईयर पेंडिंग, अगर मान लीजिए 1 ही साल का है तो कितना हो गया 2, तो इंटू 2 ये आएगा आपका रिपोर्टिंग का अमाउंट, लेस फीस का अमाउंट। तो ये अमाउंट जो होगा, जो आरबीआई को पे करना होगा, उसके बाद ये रिपोर्टिंग पूरी हो जाएगी। होप आपको ये समझ में आया कि रिपोर्टिंग के लिए भी, लेट सबमिशन फी के लिए भी आरबीआई ने एकदम डिटेल में बताया होगा कि क्या चार्जेस होंगे, किस तरीके से वो ओवरड्यू को आप क्लीन कर सकते हो, आपकी रिपोर्टिंग पूरी कर सकते हो। ये ईसीबी का टॉपिक काफी लेंदी था, बट हमने बहुत ही ईजी वे में, बहुत डिटेल वे में, बहुत डीप में हमने ईसीबी को समझने की कोशिश करी। होप आपको ईसीबी का ये चैप्टर काफी पसंद आया होगा। अब हम लोग जब इसमें बात कर रहे हैं कि ईसीबी की रिपोर्टिंग के जो फॉर्म होते हैं, ईसीबी फॉर्म 1 एनेक्स्चर 2, ये क्या होता है, अगर हम लोग इसको भी हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं, देखते हैं आरबीआई में जो ईसीबी के फॉर्म्स बनाए हैं उसको क्या होता है, उसका मतलब क्या होता है, उसमें क्या क्या डिटेल होती है, इसको भी हम लोग डिटेल में समझते हैं। तो फ्रेंड्स, ईसीबी का टॉपिक काफी बड़ा हो रहा है, तो हम लोग आज के टॉपिक को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे के टॉपिक को कवर करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और साथ ही साथ लाइक और कमेंट करके हमें बताते रहिए। थैंक यू एवरीवन।